नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ इस शिक्षा संवाद में हम हैं सूर्यकांत के साथ। नेट साइकोलॉजी, पीजीटी साइकोलॉजी इन यूपी एंड देन ईवीजीसी, पीजीटी ईवीजीसी 2021। तो अभी इन्होंने यूपी में पीजीटी साइकोलॉजी के रूप में ज्वाइन किया हुआ है, लेक्चरर के रूप में। और वेट कर रहे हैं कि ईवीजीसी की जैसे ही ज्वाइनिंग होगी तो ये फिर यहाँ पे आएंगे और फिर ईवीजीसी ज्वाइन करेंगे। तो एक ऑल ओवर अपनी लाइफ में एक ऐसे एक्सपीरियंस को लेकर के आगे बढ़े हैं जिसमें कि ये खोजने में ही बहुत टाइम लग गया कि एक्चुअली करना क्या है। बट जब ये पता चला तो उसके बाद की डेडिकेशन अपने आप में एक एक्सपीरियंस का काम करती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि आपके लिए एक जीवन चरित्र के साथ एक बहुत बड़ा एक मोटिवेटेड स्टोरी भी रहेगा, जिसको कि आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में है, उसका प्रेजेंट उसके फ्यूचर को शायद उतना प्रभावित नहीं करता जितना प्रभावित करता है कि वो अपने प्रेजेंट को देखता कैसे है और उसमें रह करके अपने आप को प्रूव कैसे करता है। एंड हमारे सामने एग्जाम्पल है सूर्यकांत। सो वेलकम सूर्यकांत, थैंक यू एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। सर। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत मल्होत्रा आज आपके साथ अपना जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। कैसे मैंने प्रिपेयर किया एग्ज़ाम के लिए, क्या मेरी पूरी जर्नी रही, कैसे मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने आया हूँ। जैसे कि सर ने बताया मेरे इंट्रोडक्शन में, मैंने अभी रिसेंटली वाला ईवीजीसी क्लियर किया है, पीजीटी ईवीजीसी, यूपी पीजीटी साइकोलॉजी एंड नेट साइकोलॉजी ऑल्सो। तो इसी के संदर्भ में मैं आज आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। हेलो सूर्यकांत, प्लीज हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जहाँ तक है मेरी एकेडमिक्स की बात की जाए तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी में। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग जामिया मिलिया इस्लामिया से। लेकिन यहाँ तक का सफ़र उतना आसान नहीं रहा है, मतलब जहाँ तक का सफ़र मैं साइकोलॉजी में आया हूँ जिससे, वो उतना आसान नहीं रहा है। अगर मैं अपनी थोड़ी लाइफ की स्टोरी की बात करूँ शुरुआत से, तो मैं हमेशा से एकेडमिकली एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। हमेशा ये सोचता था कि हाँ, कि कैसे पढ़ाई करते हैं वो बच्चे, इनफैक्ट कैसे वो बच्चे पेपर लिखते हैं जिनके 90s में मार्क्स आते हैं। क्लास में हमेशा एक्टिव रहा हूँ, अटेंटिव रहा हूँ, अटेंडेंस अच्छी रही है, चीज़ें सब ठीक रही हैं, लेकिन परसेंटेज अच्छी नहीं आई। हमेशा 60-70 के अराउंड ही रही है, एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। तो जब 10th पे था तब ये सवाल आया कि अब आगे क्या। जैसे हर स्टूडेंट के लाइफ में सवाल खड़ा होता है कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। मेरे लिए कौन सी स्ट्रीम सही रहेगी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, क्या लूँ, क्या लेकर के मेरे सक्सेस पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, क्या करूँगा मैं आगे, मेरे लिए कौन सी स्ट्रीम है, मैं किस स्ट्रीम के लिए बना हुआ हूँ, ये सब चल रहा था। इतने सारे सवाल थे लेकिन जवाब बहुत कम थे। घर वालों ने डिस्कशन किया, सबकी सलाह मशवरा से ये तय किया कि मैं 11th में साइंस चूज करूँगा विद बायोलॉजी। नाम मेरा सूर्यकांत रखा था घर वालों ने, तो ये सोचा था कि साइंस लेगा शायद डॉक्टर बनेगा, सूर्य की तरह चमकेगा, तो मैंने साइंस लिया। अभी साइंस काफ़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स है मेरे पास। अच्छे सब्जेक्ट्स से मज़ा आ रहा था पढ़ने में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। आप घर में सुई से लेकर के डिटर्जेंट से लेकर के कितनी बड़ी चीज़ों तक जाओगे, सब में साइंस आपको दिख जाएगी, आपकी पूरी बॉडी साइंस है। तो रिलेट करके पढ़ता था, मज़ा भी आता था चीज़ों में। तो जैसे जैसे ये 2 साल भी बीते, ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ में भी एवरेज नंबर आए थे, कोई एक्सेल नहीं किया था, जबकि सीखा काफ़ी था, पता बहुत कुछ था, लेकिन वही मार्क्स जो हमेशा से एवरेज ही रहे थे। तो घर वालों ने सलाह मशवरा किया कि भाई अब ये पीएमटीज देने चाहिए इसको, क्योंकि अब डॉक्टर बनने के लिए तो वही लाइन है। तो AIPMT दिया, ऑल इंडिया वाला होता है, दिल्ली PMT दिया, इवन यूपी का दिया, एम्स का दिया PMT एग्ज़ाम।
लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ, वहाँ मुझे निराशा हाथ लगी। एक भी मेरा पीएमटी नहीं हुआ, हालांकि मेरा डेंटल में हो गया था, लेकिन मैंने डेंटल समहाउ उसके बाद चूज़ नहीं किया। पहले सर्जन बनने की सोची थी तो डेंटल चूज़ नहीं कर पाया। उसके बाद सोचा कि अब क्या, फिर वही हॉन्टिंग सवाल जो 10th के बाद था कि अब क्या, जो 12th के बाद अब क्या। तो उसके बाद मैंने सोचा कि DU से BSc में एडमिशन ले लिया जाए, चलो साइंस तो और पढ़ने को मिलेगी, देखते हैं क्या होता है। तो BSc में एडमिशन ले ली। साइंस थी, पढ़ने में अच्छा लग रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि BSc के बाद कोई जॉब नहीं मिलेगी। BSc कोई प्रोफेशनल कोर्स तो है नहीं कि उसके बाद आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। हाँ, कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, वो बैकएंड की जॉब कर रहे थे, वो और MR के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, MR बनने के लिए वो सब जॉब कर रहे थे, लेकिन मुझे उसमें सोल फाइंडिंग नहीं लगा, मैं नहीं कर पाया वो जॉब। फिर सोचा कि कुछ और किया जाए। क्या किया जाए, वही सवाल था, हॉन्टिंग सवाल जो 10th में था, 12th में था, अब ग्रेजुएशन के बाद भी था कि अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे सवाल आता है कि मैं साइकोलॉजी की तरफ से कैसे मुड़ा। अभी तक तो सब साइंस था, PMT चल रहे थे, मेडिकल में जाने की सोच रहा था, अभी साइकोलॉजी की तरफ कैसे आया। साइकोलॉजी में ब्रेन पढ़ा हुआ था, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ब्रेन पढ़ा हुआ था। ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, बड़े फैसिनेटिंग लगते थे, बड़ा मजा आता था पढ़ने में। हमेशा ब्रेन अपनी तरफ खींचता था कि मैं उसको और जानूं और पढूं, कैसे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे उस सबके रहता है सब कुछ, हाँ, ब्रेन का। उसके बाद अब ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में तो हम लोग साइकोलॉजिस्ट बने ही रहते हैं। हम लोग अपने फ्रेंड्स की जाने अनजाने में काउंसलिंग करते ही रहते हैं, उनके ग्रीफ में, उनके हैप्पीनेस में, या इवन दूसरों के बिहेवियर के पीछे का कॉज हम लोग ढूंढते ही रहते हैं कि क्यों किया होगा इसने, क्या किया होगा, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, कैसे काम करता है, कोई जो वाई पीपल बिहेव द वे दे डू, ये सब हम लोग सोचते रहते हैं अनप्रोफेशनली ऑफ कोर्स। तो इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में थोड़ा थोड़ा, तो सोचा कि इसको ही परस्यू किया जाए, जहाँ इंटरेस्ट था शायद उसको प्रोफेशन में क्रिएट किया जाए, ये ले लिया जाए, देखते हैं क्या होता है। तो साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया BSc के बाद। अभी साइकोलॉजी पढ़ के तो मज़ा सा आने लगा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सोल फाइंडिंग मिल गया है। मतलब एटलीस्ट पढ़ते हुए तो मज़ा आ रहा था, अब उसके बाद पता नहीं कि हाँ, क्या जॉब मिलेगी, क्या रहेगा। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड था आई थिंक, अगर आज सोचता हूँ तो, क्योंकि पढ़ते हुए मज़ा आ रहा था, क्लास में और एक्टिव रहने लगा, चीज़ें और अच्छे से समझने लगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगा, है ना। हम लोगों को जानने के लिए क्या रहता है ना, सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ चीज़ जाननी है, कुछ चीज़ समझनी है, तो ऑल यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगा, समझ ज़्यादा बनाने लगा। मास्टर्स भी ख़त्म की, अच्छा लगा, मज़ा आया। उसके बाद पता लगा कि स्कूल्स में काउंसलर की जॉब होती है, आप स्कूल में एज अ स्कूल काउंसलर की जॉब कर सकते हो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में, अगर आप एक डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अगर आप कर लेते हो तो वो लगा। सिलेबस चेक किया उसका, जामिया से उसको फिल किया, उसका सिलेबस चेक किया, बहुत सारी साइकोलॉजी की चीज़ें थी, ऐसा लग रहा है बहुत सारी सिमिलर चीज़ें, कुछ बहुत ज़्यादा तो अलग करना नहीं है। तो डिप्लोमा में एडमिशन ले ली और वो डिप्लोमा भी पूरा किया। इस दौरान पता लगा कि गवर्नमेंट ने EVGC के एग्ज़ाम कुछ निकलते हैं, और एक बार इनफैक्ट ये एग्ज़ाम हो भी चुका है 2018 में, लेकिन पता नहीं था कि क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या पूछा जाता है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एक होप थी, होप कि शायद मेरा हो जाएगा, शायद मैं इसी के लिए बनाऊं, क्योंकि साइकोलॉजी में मज़ा आ रहा था, अब तक नहीं आया था उतना पढ़ते हुए, लेकिन अब लग रहा था कि साइकोलॉजी में अगर वो करूं जिसको, जो मन कर रहा था, जिसमें मज़ा आ रहा था, अगर उसको प्रोफेशन बना जाए तो कितना अच्छा होगा। शुरू में गाइडेंस की कमी रही है लाइफ में, अगर मैं बीइंग अ स्कूल काउंसलर बच्चों को वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं जो मुझे नहीं मिली थी, तो मज़ा ही आ जाएगा, मज़ेदार सा हो जाएगा, तो क्या ही बेहतर चीज़ हो जाएगी। लेकिन अंधकार भी था कि पेपर में क्या पूछा जाता है, क्या आएगा, कब होगा पेपर। निकलता तो है, एक बार निकला 2018 में, ये बात है 2020 की शुरुआत की बात है कि कब निकलेगा पेपर, कैसे रहेगा, क्या होगा। और कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी नहीं करा रहे थे, क्योंकि पहली बार ही तो निकला हुआ था एग्जाम, इससे पहले एक बार अवेयरनेस नहीं थी। वैसे साइकोलॉजी बहुत कम बच्चे लेते हैं, तो इस कोर्स की अवेयरनेस कम थी, इस कोर्स के लिए मटेरियल अवेलेबल कम था, तो एक अंधकार सा था। हाँ, तो मैंने क्या करा, फेसबुक के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया, EVGC करके डाल दिया, कि जो लोग डालते हैं ना, कि जो 2018 में सिलेक्ट हुए होंगे, शायद उन्होंने डाला हो
कि वर्किंग एज ईवीजीसी इन फलाना फलाना स्कूल, ऐसे करके डाला हो तो सर करें। इनफैक्ट मुझे मिला भी कोई, मैंने उसको डीएम किया कि ऐसे ऐसे आई वांट टू नो फर्दर अबाउट दिस कोर्स और मैं भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी गाइडेंस चाहिए, लेकिन रिप्लाई नहीं आया कोई भी। तो एक दिन 2 दिन वेट किया, फिर मैंने अपने सिस्टर के फ़ोन से, मैंने अपने सिस्टर के फ़ोन से वो डीएम किया कि ऐसे ऐसे, रिप्लाई आया। तो लेकिन काफ़ी जनरल चीज़ें ही थी, बहुत सही पैतरा नहीं रहा, बहुत जनरल चीज़ें ही बताई कि एनसीईआरटी पढ़ लो, पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ लो, वो सब तो मालूम ही थी। डीएसएसबी तो सिलेबस के नाम पे सेक्शन 2 के स्पेसिफिकली ये लिखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन पर्टेनिंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। अब ये 200 मार्क्स कैसे कवर करेगा भाई, ये तो 200 मार्क्स का पूरा सेक्शन है, पूरा 100 मार्क्स का तो सेक्शन 1 हो गया, जिसमें 20 मार्क का ईच सेक्शन रहता है और 5 सेक्शन रहते हैं। इंग्लिश हो गया, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये 5 सेक्शन हो गए। उसमें फिर भी डिटेल दी होती है कि क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या रहेंगे, बट पार्ट बी के लिए कोई भी डिटेल्स नहीं थे, कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो लेकिन फेसबुक की सर्च से मुझे एक बहुत फायदा हुआ, मुझे सर की एक पोस्ट मिली, दीपक सर की, जो बिट्स युवा है, उनकी फेसबुक पे एक पोस्ट थी कि जो भी ईवीजीसी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए एक मीट है, ऐसे ऐसे आप आकर मिल सकते हो ऐसे ऐसे डे पे। हाँ, एक अच्छा लगने लगा, सर को कॉल किया, एड्रेस पूछा और पहुंच गया वहाँ। मुझे गुरु मिला, गुरु का ज्ञान मिला, चीज़ें फॉल इनटू प्लेसेस, स्टार्टेड फॉल इनटू प्लेसेस। जैसे सब क्लैरिटी नहीं मिलने लगती चीज़ों की, एक बार अगर आप जैसे कोई मुसाफिर जंगल में खो जाए और उसको कोई राह दिखा दे कि वो 2 किलोमीटर सामने जा करके नदी मिलेगी, नदी पार करनी है बस, उसके बाद फिर शहर शुरू हुआ, ऐसा से कुछ हो गया था। सर बहुत कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं, जिस तरह का वास्ट कोर्स सर प्रोवाइड कराते हैं इतने अंडरस्टैंडेबल मैनर में, चाहे वो अपना वाला ईवीजीसी हो जाए, नेट का साइकोलॉजी हो जाए, इवन काउंसलर जो अब पोस्ट निकलती हैं, अभी हाल ही में निकली भी हुई थी पोस्ट काउंसलर की, और फिर भी नोटिफिकेशन आ गया दोबारा के लिए भी काउंसलर का, उसके लिए भी इतना वास्ट कोर्स है, इतने सारे एरियाज हैं। अगर मैं एरियाज की बात करूं, जो भी एरियाज हैं, जो भी जनरल साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, एबनॉर्मल साइकोलॉजी हो गया, साइकोमेट्री हो गया जिसमें टेस्टिंग वगैरह आते हैं, सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, रिसर्च हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, बायोसाइकोलॉजी हो गया, इंडियन साइकोलॉजी हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, करियर हो गया, इतने सारे सेक्शन होते हैं। ये पता लगा जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जो 2018 में हुआ था, क्योंकि वही बाइबल थी, वही एक गाइडेंस थी कि क्या क्या पूछा जा सकता है, इतने सारे सेक्शंस में से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इतना वास्ट कोर्स और इतने अंडरस्टैंडेबल मैनर में सर ने क्रिएट किया हुआ है, तो वो लेकर के वो चीज़ें पढ़ करके बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगी। हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कोर्सेज हैं, कोचिंग है, वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप जो सेल्फ स्टडी करोगे, जो आप बुक से पढ़ोगे, जो आप बुक से बात करोगे ना, बुक से जो मैटर ग्रेस्प करोगे, उसका मजा कुछ और है, वो चीज़ें भूलती नहीं है। आप जब भी बुक पढ़ो, एक टिप है, आप जब भी बुक पढ़ो, कोई पेज हो पढ़ रहे हो, आपका जो बुक्स के ऊपर और साइड में जितने भी खाली चीजें होती है ना, वो दिखनी नहीं चाहिए खाली, उसमें सब पेंसिल लेकर के भर दो, जो भी आपने समझा है ना बुक का मटेरियल, सब एरो लगा करके लिख दीजिए उसके अंदर भर दीजिए। आप जब बुक से सीखते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उसकी बात ही अलग है। और हाँ, ऑफ कोर्स सेक्शन 1 को मिस करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, अगर वो आपका अच्छा है तो आप उसको और बेहतर कीजिए, सेक्शन 1 से बहुत हेल्प मिलती है। मेरी यहाँ गलती रही, मैंने सेक्शन बी यानी कि साइकोलॉजी पार्ट में सारे एफर्ट्स लगाए और सेक्शन बी को थोड़ा बैक एंड पे ही रखा। लेकिन आप जो है ये मतलब जो जो मैंने मिस्टेक किया आप मत कीजिएगा, आप सेक्शन 1 को भी पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 1 में ज़्यादातर बच्चों के 3 जो सेक्शन है, उसके अंदर सब सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी, ज़्यादातर बच्चों के 3 अच्छे होते हैं। मैथ्स और जीएस थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, मैथ्स बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं होता, मैं तो भयभीत ही होता था मैथ्स से, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स सही नहीं होता है, इंक्लूडिंग मी अगर मैं बताऊं तो। और जीएस तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो जो शुरू के जो मैंने 3 बताए, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, अब इसमें बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ये 60 में से आपके 45 कहीं नहीं जाने चाहिए, इसको पक्का कीजिए। बाकी जो 2 सेक्शन बचे हैं, मैथ्स और जीएस,
इसमें भी आप कोशिश कीजिए 10 से 15 मार्क्स लाएं। तो फर्स्ट पेपर में अगर 60 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं पेपर को क्लियर करने के लिए। इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए आपकी वो पॉजिटिव एरियाज और वो स्ट्रेंथ कौन सी थी जिसको आपने यूटिलाइज किया, थोड़ा इसके बारे में शेयर कीजिए। स्ट्रेंथ्स और मोटिवेशन की बात की जाए, मेरी क्या स्ट्रेंथ रही है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, वो आपको अपनी लाइफ में एक बार रिफ्लेक्ट करके देखना होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट बेटर है, आपका अपर हैंड कौन से सब्जेक्ट में है। वो सेक्शन ए का कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, या सेक्शन बी का कोई टॉपिक है, कोई सब टॉपिक है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा साइंस स्टूडेंट रहा हूँ विद बायोलॉजी, तो जो ब्रेन की चीज़ें जैसे मैंने बताया वो अच्छी समझ आती थी, नर्वस सिस्टम, न्यूरो साइंस, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये अच्छी समझ आती थी। तो मैं इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था और इसको और अच्छे से करता था कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटना चाहिए बिल्कुल भी, और चीज़ों पे फोकस रहेगा, लेकिन ये चीज़ें भी आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानने की ज़रूरत है। आपको अपने जीवन में और आपकी प्रिपरेशन में ऐसी कौन सी मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको निरंतर आगे बढ़ाया और आप इस सक्सेस को अचीव करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे? तो उन मोटिवेटिंग फैक्टर्स के बारे में बताइए कुछ। अगर मोटिवेशन की बात किया जाए, नीड आई गेस सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है, सबसे ज़्यादा नीड से शुरू होती है वो साइकिल, अगर बात की जाए तो मोटिवेशन की साइकिल, है ना। नीड, फिर वो ड्राइव बनती है, फिर अराउजल्स क्रिएट होते हैं, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, फिर अचीवमेंट होती है, फिर रिडक्शन होती है। तो नीड सबसे ज़्यादा होती है, नीड क्योंकि अपॉर्चुनिटी निकली हुई थी, ये एग्ज़ाम था, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था, वो जॉब है जिसमें आपको बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको सोल फाइंडिंग भी है उसके अंदर कि आप वो कर रहे हो जो आपने अब तक पढ़ा है, वो अब लोगों की हेल्प कर रहे हो जो हम लोगों की इतनी हेल्प नहीं रही है, या टू मेक अ डिफरेंस वाली बात है। और पे ग्रेड भी अच्छा है, 48 पे ग्रेड पे लगती है आई गेस, और कुछ 75 के अप्रॉक्स सैलरी बनती है। टू गाइज, टू लेट यू नो गाइज। हालांकि ये आपका मोटिवेशन है, लेकिन ये मोटिवेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कार्य करने वाला है। तो जो हमारे श्रोतागण हैं वो एक बार ये आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे स्टडी मटेरियल्स थे जिनको कि आपने फॉलो किया, साथ ही आपने उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया। बुक्स कौन सी मैंने रेफर की, मटेरियल क्या यूज़ किया, क्या शेड्यूल रहा, क्या स्ट्रेटजी रही पढ़ाई की। इसमें अगर मैं मटेरियल की पहले बात करूं तो सबसे पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मत मिस कीजिएगा। एनसीईआरटी फॉर्म्स बेस, आपने चाहे 11th में और 12th में एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, आपके स्कूल में ही साइकोलॉजी थी, आपने 11th 12th में साइकोलॉजी ली थी, आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने एनसीईआरटी तो पढ़ी हुई है, एग्जाम भी दिया, मेरे अच्छे मार्क्स भी आए थे, 80s में ही आए थे, 90s में आए थे, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एनसीईआरटी एंड टू एंड पढ़िए, पूरी वो खत्म कीजिए। उसके साथ साथ एनसीईआरटी में कुछ गैप रह जाते हैं, वो आप कोई भी जनरल साइकोलॉजी की सेल्फ हेल्प बुक से पढ़ सकते हैं, जैसे कि सिजरेली हो गई, बैरन हो गई, मॉर्गन किंग हो गई। इन तीनों में से अगर मैं आपको कोई रिकमेंड करूँ तो बैरन पढ़िएगा। टीएसएसबी के समहाउ फेवरेट है बैरन, मैंने देखे बैरन के लाइन उठ करके, बैरन की लाइन्स उठ करके क्वेश्चन बने हुए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर की बुक जो मनोविज्ञान नाम से आती है, अब वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हमारे टाइम पे सिर्फ हिंदी में अवेलेबल थी, मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी हिंदी पढ़ने में, लेकिन फिर भी मैंने उसको पढ़ा है। सर की जो बुक है वो काफ़ी कंसेप्चुअल है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बनी हुई है। पहले पूरा चैप्टर पूरा दिया हुआ है, पहले उसका लेआउट दिया हुआ है, पूरा थ्योरी समझाया हुआ है, उसके बाद उस सेम चैप्टर के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ताकि आपका तभी की तभी वो टॉपिक वहीं प्रिपेयर हो जाए। तो वो देखिएगा। तो सर के नोट्स स्पेशली इंडियन साइकोलॉजी के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए, जो जो सब्जेक्ट ना जल्दी से कनेक्ट नहीं होते हैं हम लोगों से, करियर के लिए, इस तरह के सब्जेक्ट के लिए आप सर के नोट्स रेफर कर सकते हैं, सर की गाइडेंस ले सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रिपरेशन के अंदर कोई एक साधन या कोई एक प्रॉपर चैनल तो होता नहीं है, बल्कि हमें अपना एक चैनल बनाना होता है, हमें उसको उस तरीके से देखना होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि आज के दौर में जिसमें कि इतने सारे सोशल मीडिया के और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं और अवेलेबल सोर्सेज हैं,
तो क्या आपने किसी एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट को फॉलो किया हो अपने स्टडी मटेरियल और किताबों के अलावा? और अगर आपने ऐसा कुछ अगर फॉलो किया है तो वही क्यों फॉलो किया? और हमें हमारे श्रोताओं को क्या ध्यान रखना चाहिए जब वो किसी वेबसाइट को या किसी नए प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं? तो वेबसाइट्स अगर बताऊं तो अगर आपको कुछ बुक से नहीं समझ आ रहा है या मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो दे आर गुड वेबसाइट्स ऑल्सो जो मैं रेफर करता था। एक है सिंपली साइकोलॉजी, मैंने बहुत यूज़ किया है सिंपली साइकोलॉजी का। अच्छे तरीके से समझाया होता है, डिटेल वे में समझाया होता है। दूसरा है veryWell.com। तीसरी अगर वेबसाइट की बात की तो नेशनल मेंटल हेल्थ की NMH करके एक वेबसाइट है। एक आपकी APA की भी वेबसाइट है, उसमें शॉर्ट में दिया होता है, बड़ा कंसाइज में दिया होता है, लेकिन टू द पॉइंट आपको मिल जाती है डेफिनेशंस वगैरह। APA की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो। और आप अगर वेबसाइट से पढ़ रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा वास्ट लग रहा है या कुछ आपने नया पढ़ा, तो आप वो चीज़ लेकर आकर के सर से डिस्कस कर सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं कि क्या रहा। हम लोग तो यही करते थे, डिस्कस करते रहते थे, पूछते रहते थे, क्वेश्चंस भेजते रहते थे, वो बहुत हेल्प करता है। और MCQ सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जो आपने पढ़ा है उसमें गैप्स रह जाते हैं। जो MCQ होता है ना, उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं वो 4 टॉपिक्स बता रहे होते हैं। वो 4 टॉपिक्स आपके गैप फिल करेंगे जो थ्योरी पढ़ते हुए रह जाते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है MCQs करना। टेस्ट सीरीज हम लोगों ने भी सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और वो काफ़ी हेल्प की थी हमें। जैसा देखा गया है कि रिसोर्सेज तो लगभग सभी के पास बराबर ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका एक अहम रोल होता है हमारे कार्य में। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या शेड्यूल फॉलो किया और किस तरीके से फॉलो किया, जो कि हमारे स्टूडेंट्स की जो समस्या होती है एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने की और उसे फॉलो करने की, तो वो थोड़ी सी इसमें मदद मिल पाएगी। तो थोड़ा बताएं इसके बारे में। ऐसा सच मेरा कोई पढ़ाई का शेड्यूल था नहीं, बस ये था कि दिन में 4-5 घंटे पढ़ लेने हैं। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट वाइज ही चूज़ करता था। आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आप मॉर्निंग पर्सन है, नाइट पर्सन है, रात को पढ़ रहे हैं तब भी ठीक है। हाँ, 7-8 घंटे की नींद पूरी लीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए और बदल बदल के टॉपिक्स पढ़िए। एक टॉपिक को ऐसा मत समझिए कि मुझे ख़त्म ही कर देना है। बीच में ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक्स लेके ना लोड ऑफ हो जाता है थोड़ा। जैसे कि 45 मिनट 50 मिनट का एक लेक्चर होता है या एक पीरियड होता है स्कूल में, वो क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए होता है ताकि जो बच्चे हैं वो लोड ऑफ कर सके, है ना। उसके बाद कॉग्निटिव ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। तो अपने अपने साथ भी यही कीजिए, साइकोलॉजी को काम पे लगाइए। हम लोग उसको साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी हुई है, साइकोलॉजी को पता है चीज़ों को, उसको काम पे लगाएं। सेल्फ एफिकेसी की बात की है मैंने, उसको काम पे लगाएं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत सही चीज़ है। कॉन्फिडेंस कॉज भी है और इफेक्ट भी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप अच्छा आउटपुट देंगे, वो अच्छा आउटपुट आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो कॉन्फिडेंस वर्क्स बोथ वाइज। बी कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू क्लियर इट, यू विल डू इट। It's really very motivating and it's interesting the way you are sharing about your motivation, आपने जो resources यूज़ किए, आपका जो शेड्यूल था, और आपने किस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया। बट यहाँ पे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या देखते हैं आप कि इन सारे सोर्सेज को यूज़ करने के बाद एग्ज़ाम में कोचिंग की क्या भूमिका है? और अगर इस पे थोड़ा सा लाइट डाल सकें कि आपने किस तरीके से कोचिंग का चयन किया, या कोचिंग करना भी चाहिए या ज़रूरी नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा ज़रूर बताएं। जहाँ तक बात है कोचिंग लेने की, आपको किसी से गाइडेंस लेनी है या नहीं लेनी, ज़रूरी नहीं है हर किसी को कोचिंग की ज़रूरत हो। अगर आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी है, आप अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हैं बुक्स के साथ, बुक्स से, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी। शायद टेस्ट सीरीज की होगी कि वो गैप्स फिल करें, कर सकें आप, वो जो आपकी थ्योरी में गैप्स रह जाएंगे जिसकी हमने अभी भी बात की, तो आप उस तरीके से सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक क्रिएटेड सिलेबस मिल जाए, जो इतना वास्ट सिलेबस है वो एक वेरी अंडरस्टैंडेबल मैनर में मिल जाए, तो आप कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। और सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही साथ में, जैसा कि हमने अभी बात की कुछ देर पहले।
अब मेरे ख्याल में हम मोस्ट ऑफ द एरियाज़ को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ये ज़रूर शेयर करें हमारे एस्पिरेंट्स से कि यंग एस्पिरेंट्स को जो कि अभी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तैयारी में हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए किस तरीके का आपका अपना विज़न या अपनी अपनी एक थॉट होगी कि ये क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को? लास्ट में मैं जो भी ईवीजीसी एस्पायरेंट है, जो भी नेट साइकोलॉजी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी यूपी पीजीटी साइकोलॉजी एस्पायरेंट्स हैं, उनसे यही एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाए थे प्रिपरेशन करते हुए, 3 सीज़ मैंने अपनाए थे। पहला है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी स्टडी हैबिट्स में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैं क्या करता था, मैं रोज़ पढ़ता था, चाहे मैं आधे घंटे के लिए पढ़ रहा हूँ, चाहे 1 घंटे के लिए पढ़ रहा हूँ, इवन घर से बाहर हूँ, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं फ़ोन पे ही पढ़ रहा हूँ। मतलब आपको बुक्स तो उठानी ही है रोज़। आपको जो स्टडी मटेरियल है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे आपके पास फ़ोन में है, फ़ोटो क्लिक करी हुई, आप अपने रजिस्टर्स की पीडीएफ बना के फ़ोन में डाल लीजिए। आपकी बुक की पीडीएफ ले लीजिए फ़ोन के अंदर। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं फिजिकली बुक को, जो आपके पास आपके रूम में रखी हुई है, आपकी स्टडी टेबल पे रखी हुई है, तो आप ऐसे उस बुक को पढ़ सकते हैं। तब तो कंसिस्टेंसी रहेगी तो बहुत सही रहेगा, बहुत बहुत हेल्प करती है आगे जा करके। सेकंड सी है कमिटमेंट, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर गोल। आप बस कमिटेड हो जाइए कि मेरे को ये करना ही है, इस ये नहीं तो और कुछ नहीं। वो होता है ना कि कांटा लग जाता है पैर में, तो उसके सिवा और कोई नहीं सोचता। हाँ चलो एक एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए। आप सपोज करो अपनी फैमिली के साथ जू घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आप वहां पर घूम रहे थे और आपके पैर में कांटा लग गया। अब आपकी फैमिली एंजॉय कर रही है, लंच कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, साइट सीइंग कर रहे हैं, आपको और किस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ याद नहीं आ रही, कोई चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, जो कांटा चुभा हुआ है बस वही ध्यान में आ रहा है। ऐसे ना, जो आपका अपने आपके गोल का कांटा चुभा लीजिए पैर में, कि आप कुछ भी कर रहे हैं ना, बैक ऑफ द माइंड आपको वही रहना चाहिए कि मुझे वो घर जाके वो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने दिमाग को ओवरलोडेड रखिए उससे, लेकिन हाँ आपके बैक ऑफ द माइंड में आप क्रिकेट खेलने गए हैं, आप अपनी हॉबी परस्यू कर रहे हैं, उसके बाद आपको रहना चाहिए घर जाकर मुझे बुक्स उठानी है, तो कांटे का ध्यान रहना चाहिए। तीसरा सी है कंट्रोल। हम लोगों को मज़ा आता है वेब सीरीज़ देखने में, घूमने में, फ्रेंड्स के साथ जाने में, सब कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं, अभी तक करते आए, आगे भी करेंगे। लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर हम लिमिट कर दें ना इसको, मतलब पूरा अगर आप बंद कर दोगे तो वो चीज़ आपको, आप क्रेव करोगे, आपको अपनी तरफ खींचेगी। सिर्फ लिमिट कर दीजिए उस चीज़ का कंट्रोल, जो आपका वेंडरिंग माइंड है उसका कंट्रोल, टाइम बीइंग की जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस इतना ही। और एक और चीज़ बताऊं जो मेरी लाइफ में रही है, डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं कुछ होता है कि आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, आप स्टूडेंट रहे हैं, आप हमेशा घटिया मार्क्स आते रहे हैं, तो आप एक्सेल नहीं कर सकते, आप कुछ अच्छा नहीं पा सकते, कुछ अचीव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं रही है, आप अच्छे स्कूल से नहीं है, आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, आप बेस्ट स्कूल्स में नहीं गए, जो आपके पीयर्स गए हैं, जो आपके और जो आप जिनको जानते हैं वो लोग गए हैं, डजेंट मैटर, यू स्टिल कैन डू इट। अगर मैंने, आप लोग तो फोड़ दोगे। ये तो बात रही कि हमारे प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज हैं अपार्ट फ्रॉम बुक्स एंड रीडिंग्स, क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है। बट वो एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके मार्ग में सिर्फ ये बाधा नहीं होती है कि उन्हें सोर्सेज क्या चाहिए या दूसरी चीज़ें, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समक्ष बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, और लाइफ में हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक ड्विंडलिंग सिचुएशन में होते हैं। तो क्या उस अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ को लेकर के क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, और आपकी लाइफ में ऐसा कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जो इसको दर्शाते हैं, और आपने उनको कैसे डील किया या आप कैसे देखते हैं उनको? तो थोड़ा सा इसके विषय में जरूर बताइए हमारे एस्पिरेंट को। ऑब्स्टेकल्स आते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे हमारे टाइम में लॉकडाउन लग गया था, कोरोना सेकेंड वेव आ गई थी, डेल्टा वेरिएंट, सब कुछ बंद हो गया था, पेपर पोस्टपोन होने शुरू हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि पेपर होगा नहीं होगा, कब होगा, बड़ी अनसर्टेनिटी थी।
कब तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यही करते रहे, उसके बाद कुछ होगा नहीं होगा, क्या इस चीज़ का कोई फ्रूट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें बहुत अनसर्टेनिटी के टाइम एनजाइटी लेकर के आते हैं। इस टाइम पे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे। जो आपके साथी हैं, जो ये पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, पीपल हु आर सेलिंग इन द सेम बोट, आप उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे बात कीजिए। एटलीस्ट हम लोग ये करते थे, हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते रहते थे, डिस्कस करते रहते थे। वो होता है ना कि अगर आप पे सोशल हेल्प ज़्यादा है तो आप एनजाइटी से, एंशियस टाइम से अच्छे से बाहर आ पाते हैं, जल्दी बाहर आ पाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। जैसा कि आपने ऑलमोस्ट सभी इश्यूज को बहुत ब्यूटीफुली कवर किया और सारे अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी एक पूरी सक्सेस स्टोरी को हमारे एस्पिरेंट्स के साथ में आपने शेयर किया, तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि अगर आपका कोई क्लोजिंग रिमार्क हो तो फाइनली एंड से पहले इस वार्ता के आप ज़रूर एक क्लोजिंग रिमार्क शेयर करें हमसे। लास्ट में यही बातें कहना चाहूँगा, हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव बिलीव इन योर सेल्फ, यू गोना गेट इट। और अभी ईवीजीसीज में की बहुत कमी है, इवन काउंसलर्स की बहुत कमी है। अभी एक ईवीजीसी को 3-3 स्कूल इनफेक्ट दिए होते हैं, बहुत काम है। जल्दी से प्रिपेयर कीजिए और लेट्स जस्ट शेयर द वर्क एंड सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये हैं सूर्यकांत मल्होत्रा, आपके साथ शेयर कर रहे थे अपनी सक्सेस स्टोरी, जो कि DSSB EVGC 2021 इन्होंने क्लियर किया और अब हाल ही में ये ज्वाइनिंग के लिए जस्ट वेटिंग टू ज्वाइन देयर। जहाँ तक मैं इन्हें जानता हूँ अब तक, और जब जैसा मैं अब इन्हें जानूंगा उसमें बहुत परिवर्तन है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को शेयर किया है आज इस प्लेटफॉर्म पे जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं और बहुत ही कहते हैं कि हमारी लाइफ के लिए ये एक्सपीरियंसेस एक वाइकेरियस लर्निंग का काम करते हैं। तो वी रियली थैंक्स सूर्यकांत मल्होत्रा एंड definitely special thanks to Mr. Vipin Baloni, who contributed a great deal with his recreational ideas to take this video to you. Thank you so much.